नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेंद्र सिंह आज़ाद। आप देख रहे हैं एमएसएन टीवी 85। आपको बता दें दोस्तों कि हम बात करने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी की बड़ी मुख्य खबरों को। चलिए दोस्तों, मैं आपको खबरों की ओर लेके चलता हूं। आपको बता दूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राजनीति यानी विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी, एक्शन मोड में आ चुकी है। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी ने अपना 1 जुलाई को बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है, जिसमें फिरोज आफ्ताब को विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया गया है जिला सहारनपुर से। आपको बता दें दोस्तों कि सहारनपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने फिरोज आफ्ताब को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक वो चर्चा का विषय बन चुकी है जिसको तमाम जो राजनीति पार्टियां हैं वो सोच रही हैं और अपने प्रत्याशी उतार रही हैं। लेकिन उनसे पहले ही बहुजन समाज पार्टी ने एक खेल खेला और अपने प्रत्याशियों को अभी से मैदान में उतारने का काम कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी काफ़ी राष्ट्रीय पार्टी मानी जाती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने काफ़ी अच्छा कार्य किया और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ने वो काम करके दिखाया है जो कि अभी तक की किसी पार्टियों ने नहीं दिखाया है। आपको बता दें दोस्तों कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा का चुनाव है, जिसको लेकर के सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है कि फिरोज आफ्ताब को जिला सहारनपुर में विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। आज 1 जुलाई को बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था और वो जो कार्यकर्ता सम्मेलन रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज का जो योगदान रहा और मुस्लिम समाज ने बहुजन समाज पार्टी को बड़ी मजबूती के साथ और अपना समर्थन दिया है। और बहुजन समाज पार्टी ने जो 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने भरोसा भी किया है कि हम बहुजन समाज पार्टी को 2027 में विधानसभा के चुनाव में एक तरफा जीत दिलाने का काम करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, हम बात करते हैं आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर हम बात करते हैं। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद वो एक गरीबों के मसीहा एवं दलितों के मसीहा बन चुके हैं कि जहां भी गरीब शोषित वंचित समाज पर अत्याचार होता है तो सांसद चंद्रशेखर आज़ाद उनको न्याय दिलाने के लिए ज़रूर पहुंच जाते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि उसी तरह से हम आपको बता देंगे उत्तराखंड के टहरी गांव में जब केतन लाल की हत्या कर दी जाती है तो उनके पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं तो उनको मिलने नहीं दिया जाता है, उनको पुलिस के द्वारा रोका जाता है, बार बार रोका जाता है। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की बहस भी करते हैं तो उनकी शर्ट भी, कपड़े भी फट जाते हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भरी झमाझम बारिश में पैदल चलते पहाड़ों की रास्ते से निकल के पीड़ित परिवार से बड़ी मुश्किल में 30 जून को बड़ी मुश्किल में पीड़ित परिवार से मिल पाए। और जैसे ही पीड़ित परिवार के पास सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचे तो अपनों का दर्द सामने झलकने लगा। आपको बता दें दोस्तों कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ही पीड़ित परिवार से मिले तो उनकी माँ, बहन और तमाम उनके परिवार के लोग सांसद चंद्रशेखर आज़ाद से गले से मिलकर रोने लगे। जब सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भावुक हो गए तो सांसद चंद्रशेखर आज़ाद बोले कि अपन अंदर बैठ के बात करते हैं। जब उन्होंने अंदर बैठ के पूरी बात का जायज़ा लिया है तो सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भी भावुक हो गए और उन्होंने पीड़ित परिवार को अपना आश्वासन दिया है कि मैं तुमको न्याय दिलाने के लिए मैं तुमको न्याय दिलाकर रहूँगा और यह बात संसद के अंदर भी रखूँगा। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन तक को खुली चेतावनी दे दी है कि जब भी मेरा सत्र चालू होगा संसद के अंदर मैं पुलिस प्रशासन को वहां पर खड़ा करने पर मजबूर कर दूंगा। अपने लेटर पैड से संसद जो स्पीकर साहब रहेंगे उनको लिख के दूंगा कि उत्तराखंड की जो पुलिस प्रशासन है वो इस तरीक़ा से लोगों के साथ व्यवहार करती है। आपको बता दें दोस्तों कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा से गरीबों की आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते हैं और हमेशा वो उन्होंने वादा किया है कि जब तक मेरे खून में जिंदा है, जब तक मैं हमेशा गरीब शोषित वंचितों की आवाज़ एवं ढाल बन के खड़ा मिलूँगा।
आपको बता दें दोस्तों कि हम सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने लाइव के माध्यम से जो केतन लाल के जो पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, उन्होंने क्या बताया है उसका सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरी तरीक़ा से खुलासा कर दिया है। आप सामने लाइव के माध्यम से देख सकते हैं। उनकी भावना, उनके विचार पढ़ता हूं तो उससे मन में उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए एक शक्ति पैदा होती है। और वो शक्ति क्या कराती है, इसका अनुभव कल आपने मेरे साथ के लोगों ने किया हो। प्यारे साथियों, मैं महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु वाल्मीकि जी, गुरु नानक देव जी, गुरु कबीर, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, गुरु घासीदास, संत तुकाराम, उन सभी संतों गुरुओं को नमन करता हूं। गुलाम भारत में जिन महान पुरुषों ने सामाजिक न्याय, गैर बराबरी का खात्मा, उच्च नीच, छुआछूत, भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चला के इस देश में सदियों से वंचित रही महिलाओं को, किसानों को, नौजवानों को और एक बहुत बड़े हाशिए पे गए समाज को जो वैचारिक शक्ति और रास्ता दिखाया तरक्की का, उन तमाम महापुरुषों को भी मैं नमन करता हूं। स्वामी अच्युतानंद जी से लेके राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पेरियार यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जगनायक कपूरी ठाकुर, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, कुंभाराम आर्य जी, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, विजय सिंह पथिक जी। भारत में हम करोड़ों अरबों महिलाओं, नौजवानों, मजदूरों, किसानों, देश के अंतिम व्यक्ति को भी उसके अधिकारों से जोड़ने वाले संविधान के निर्माता, महिलाओं के मुक्तिदाता, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करता हूं। महामना रामसु वर्मा जी को भी, चौधरी महाराज सिंह भारती जी को भी, उनके साथ साथ संतराम बी ए प्रजापति जी को भी, बाबू सिंह दयाल चौरसिया जी को भी, ब्रह्मानंद लोधी जी को भी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को भी, और मान्यवर साहब श्री काशीराम जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, जिनको मैं संत भी मानता हूं, उनको भी मैं नमन करता हूं। और मैं उन्हीं को अपना नेता, राजनीतिक गुरु, मैं उन्हीं को मानता हूं। दीना भाना वाल्मीकि जी को भी, और वीरांगनाएं जो हुई हैं, चाहे वो माँ उदा देवी पासी के रूप में हो, चाहे माँ अवंतिका बाई लोधी के रूप में हो, चाहे माँ झलकारी बाई के रूप में हो, चाहे माँ फातिमा शेख के रूप में हो, चाहे माँ सावित्रीबाई फूले के रूप में हो, माँ रमा के रूप में हो, माँ सविता के रूप में हो, उन तमाम वीरांगनाओं को जिन्होंने माँ फूलन देवी भी, उनको भी नमन करता हूं। और दुनिया की तमाम माओं को, चाहे उनके बच्चे मेरे खिलाफ ही क्यों ना लड़ रहे हो, लेकिन उन माओं को मैं नमन करता हूं जो माँ दुनिया में सबसे शक्तिशाली होती है, पुरुष को जन्म देती है। क्योंकि मैंने भी एक माँ की कोख से जन्म लिया है, तो मैं माँ के त्याग, बलिदान, संघर्ष को, उसके जीवन को समझता हूं। उन तमाम माओं को मैं उनकी दीर्घायु के लिए मंगल कामना करता हूं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं, सभी दुनिया के सभी पिताओं के लिए भी प्रार्थना करता हूं।
प्यारे साथियों, ये जो जीवन है, ये संघर्ष की मैं इस तरह कहूं कि ये जो पूरा जीवन आदमी का जो होता है वो संघर्ष के हर दिन एक नए दौर से गुजरता है। हर तरह का संघर्ष। और जब हम दूसरे को देखते हैं तो हमें लगता है कि उसका संघर्ष हमसे ज्यादा है, और जब हम खुद को देखते हैं तो हमें लगता है हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं। मैं महापुरुषों के आशीर्वाद से और नगीना लोकसभा क्षेत्र के जो महान जनता और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता और बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी वजह से मुझे लोकसभा में जाने का मौका मिला। मैं स्वतः लोकसभा में नहीं आया क्योंकि लोकसभा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया आदमी चुन के आता है, तो मुझे उन्होंने चुन के भेजा और लोग मुझे वहां के चुने। इसके लिए वहां के लोगों को, देश भर के दुनिया में रहने वाले लोगों ने प्रेरित किया और मुझे सहयोग भी किया चुनाव में। तो आज मैं जहां बैठा हूं लोकसभा के सदस्य के रूप में, वो उन तमाम लोगों की कुर्बानी से संभव हुआ है जिन लोगों ने ताकत बनाने के लिए काम किया है, जिनके चेहरे के रूप में, जिनके नेतृत्व के रूप में मैं दिखता हूं। तो शारीरिक रूप से मैं अकेला आदमी हूं, लेकिन किरदार के रूप में मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि बहुत बड़ा संगठन जो भारत के लगभग 80% या 85% प्रदेशों में है, और हमारा राजनीतिक संगठन भी 7-8 प्रदेशों में काम करता है। ये दुश्मन के लिए चिंता की बात हो सकती है, विरोधियों के लिए, लेकिन हमारे लोगों के लिए खुशी की बात है कि उनके पास इतना मजबूत संगठन है, उनका राजनीतिक दल भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो प्यारे साथियों, कल से मैं चाहता था कि आपसे चर्चा हो जाए, क्योंकि आजादी के 75 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, और राजनीतिक दल पे आज मैं चर्चा नहीं करना चाहता, जबकि सारा विषय आकर राजनीतिक दल पे रुकेगा। आप देख लीजिएगा, राजनीतिक शक्ति पे रुकेगा, दल पे नहीं, शक्ति पे अंत में आके। लेकिन सीरियसली आज मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जहां गया था और जिस परिस्थिति में गया था, आप जानते हैं कि उत्तराखंड के प्रशासन ने और वहां के सीनियर अधिकारियों ने हमसे 30 तारीख का वादा किया कि आप 30 तारीख में चले जाइए। और जितने लोगों के साथ कल हम गए, उतने लोगों के साथ जाने के लिए तो हमने 28 तारीख में भी उनसे कमिटमेंट किया कि आप अपने साथ इतने कम लोगों को ले चलो। और जाना इसलिए जरूरी था, और इतने दिन बाद क्यों जाना था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये घटना तो 8 तारीख में होगी है। हमारे भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक वहां गए थे, मौके पे परिवार से मिलकर आए थे, अपनी बात रख के आए थे। लेकिन 4 दिन पहले, अब से 6 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि मैंने महसूस किया, ये पहली घटना नहीं है जहां उत्तराखंड में मैं गया हूं, अब से कुछ साल पहले भी मैं गया था। तो जब मैं वहां गया हूं तो मैंने ये महसूस किया है कि बहुत हालात नहीं बदले हैं। एक किस्सा हमारे साथी हैं, पुराने नेता रहे हैं, एहसान भाई, वो हमें सुनाते हैं कि एक बार उत्तराखंड में कुछ ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति को उसका मुंह काला करके गधे पे घुमाया गया था, और वो उस एरिया के बारे में कहा जाता है कि भाई वहां जो बहुसंख्यक लोग हैं वो किसी की सुनते नहीं है, क्योंकि रास्ते सीमित हैं। तो यहाँ का आदमी वहां जाता है तो बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो एहसान भाई जब वहां गए, वो बताते हैं, जीप से गए थे तो उनकी जीप को घेर लिया गया। वो अधिकारियों के पास गए तो कोई अधिकारी भी तक के दफ्तरों पे भी ताला लगा हुआ था, और बड़ी मुश्किल से किस तरह से वो जान बचा के वहां से वापस आए।
तो ये कड़वा अनुभव मेरे पास था पुराना। लेकिन मैं पहली दो घटनाएं, जैसे नैनसोब में गया था और जहां एक छोटी बच्ची का रेप हुआ, और जो मुझे बताया गया उस समय, जिस वजह से मुझे जाना पड़ा था, कि रेप के बाद वो जब बच्चे, वो माँ जो है अपनी बच्ची को लेके, वो शेरनी अपनी बच्ची को लेके जिसको दरिंदों ने नोच दिया था, वो आना चाहती थी अस्पताल, तो उसको आने नहीं दे रहे थे। उसके पीछे पीछे लग गए गाड़ी लेके, उसको रोक रहे थे, उसको किसी गाड़ी में नहीं बैठने दे रहे थे, और ऐसा 7-8 किलोमीटर तक हुआ। लेकिन वो बहादुर माँ, जिस जैसा मैंने माओ के बारे में जिक्र किया, वो शेरनी की तरह अपनी बच्ची को लेकर दौड़ती रही और वो दून हॉस्पिटल में आ गई। जब मुझे बताया गया तो मैं पहले बच्ची से मिला, फिर मैं उस जगह पर गया देखने के लिए कि भाई ये सब कैसे हुआ। और शायद उधर की तरफ मैं जाने वाला पहला ऐसा व्यक्ति था जिसको देखने के लिए चारों तरफ लोग घरों पे खड़े थे। क्योंकि मीडिया ने मेरा जो नाम प्रचलित किया है, मैं तो चंद्रशेखर कहता हूँ, वो जो नाम प्रचलित किया है, तो वो देखने के लिए कि ये व्यक्ति कौन है, कैसा लगता है देखने में, तो लोग खड़े हुए थे, मेरे आज भी याद है। फिर हम लोग गए जहां साथ में खाना खाने पे हत्या हुई थी, उस परिवार से मिलने के लिए। और एक बार मैं चंपावत गया था, पूरी रात का सफर करके हम लोग टनकपुर रुके और फिर हम लोग चंपावत गए। तो मैंने पहले भी जिक्र किया था, मैं भावुक हुआ था उस छोटी बिटिया को देख के। वो फोटो अभी भी कहीं मिल जाएगी आपको, मेरे सोशल साइटों पे भी कहीं ना कहीं किसी और की मिल जाएगी, कि जब वो रो के मुझसे कहने लगी कि भैया हमारा क्या होगा, हम वहां अकेले रहते हैं, तो मेरे मन में घबराहट पैदा हुई थी और मैंने हाथ जोड़ के अधिकारियों से अपील की थी। तब मैं लोकसभा का मेंबर नहीं था, कि भाई इनकी सुरक्षा का ध्यान रखना। वहां के जिला अधिकारी, एसएसपी ने मुझे भरोसा दिलाया था। तो मैं यहां क्यों गया, बेसिक इसका कारण ये था कि एक भीड़ खड़ी थी जो ये कह रही थी कि जो इनकी मदद करने आएगा बाहर से, हम उसके 100 टुकड़े करेंगे, और जो यहाँ का व्यक्ति भी इनकी मदद करेगा, हम उसके भी 100 टुकड़े कर देंगे। और अगर अपराधियों के पक्ष में पंचायत हो और भीड़ इकट्ठी हो जाए, तो फिर भय पैदा होना स्वाभाविक है मेरे जैसे व्यक्ति के मन में, उन पीड़ित परिवारों के प्रति जिनके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई है। तो जब हमारी लीडरशिप ने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि यार जाना चाहिए। वरना आप जानते हैं 2027 का जो चुनाव है 26 में होने की आशंका है, नवंबर में, और बहुत काम हम लोगों के ऊपर पेंडिंग है। और जो 2022 में हुआ, मैंने 22 में भी कहा था कि अगर नहीं बनाओगे ताकत, तो फिर 5 साल जो जुल्म होगा, जितने लोगों की जान जाएंगी, जितने रेप होंगे, जितनी हत्याएं होंगी, जितनी सरकारी नौकरी खत्म होंगी, जितनी गरीबों की जमीन छीनेगी, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। क्योंकि आप पे ताकत बनाने का मौका लोकतंत्र में आएगा और आपको वोट से आजाद समाज पार्टी की ताकत बनानी। तो वो बिल्कुल मेरे सर पे है पूरा उत्तर प्रदेश, और मुझे वो दिख रहा है। मैं सो नहीं पा रहा हूं इस बात के साथ कि भाई लोगों की रक्षा करनी है, लोगों को ताकत देनी है, नौजवानों को रोजगार देना है, कक्षा 1 से 12 तक एजुकेशन फ्री करनी है, और क्वालिटी एजुकेशन देनी है कि गरीब का बच्चा पढ़ के वो एक शानदार पद पे जाए और 40-50 हजार रुपए महीने कमा के इज्जत का जीवन जियो, अपने परिवार को दे। अच्छी हेल्थ व्यवस्था करनी है, और फिर पुरानी पेंशन और प्रमोशन एससी ओबीसी को, और मकान, और तमाम तरह की जो चीजें, आशा आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माता, पंचायत सहायक, रोजगार से पुलिस के भाइयों, सबके लिए वो दिमाग में मेरे 24 मतलब हर टाइम चलता ही रहता, तो नींद भी नहीं आती। लेकिन जब मैं सो भी जाता हूं, तो वो महापुरुष जो है मेरे, वो मेरे सपने में आके मुझसे कहते हैं कि क्या ऐसे दौर में तुझे सोना चाहिए? अगर तू सो जाएगा तो ये काम कौन करेगा जो हमारा काम अधूरा पड़ा है? बाबा साहब अम्बेडकर, मानव काशीराम जैसे महापुरुष जो है, उनके विचार, उनकी तस्वीरें मेरे दिमाग में आती है कि भाई बात तो सही है कि उन्होंने तो अपने 4-4 बच्चे खो दिए, जमीन में दफन हो गए उनके, उनकी पत्नी भी चली गई छोड़ के, उन्होंने काशीराम साहब ने विवाह नहीं करा, बहन की शादी हो, पिता की डेथ हो, वो घर नहीं लौटे, एक गज जमीन नहीं ले गए। तो ये बातें मेरे दिमाग में आती हैं तत्काल। तो जब मैंने वीडियो देखी उन बहनों की, तो मुझे लगा कि भाई जाना चाहिए, जाना चाहिए, जरूरत है। तो 28 में मैं इसलिए गया। मुझे नहीं लगता था इतने दिन बाद कोई दिक्कत हो सकती है। कहते ना तत्काल प्रशासन कहता सर हम काम कर रहे हैं, काम कर, पहले भी इसमें मेरी बात हुई कि सर हम 1 हफ्ते का समय दी, तो मैंने 12-15 दिन इंतजार किया था, ठीक है भाई हो जाए। और जब मुझे घटना बताई गई कि उसके हाथ में कील ठोकी, उसके पैर में कील ठोकी, उसके गुप्तांग में जो है, जैसा परिवार ने बताया कि उसको गुप्तांग में कील ठोकी,
और सिर्फ कील नहीं ठोकी, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने वो जानवर की तरह मैंने वीडियो देखी जिस तरह उसको मारा गया है। मैंने अप्रत्यक्ष रूप से देखी वो वीडियो, उसका मुंह काला करा गया है, और जानवरों की तरह इतने मोटे डंडे से उसको मारा गया, उसके दोनों हाथ ऐसे बिल्कुल तोड़ दिए गए हैं। और उसके साथ जो लड़का था दूसरा, उसको भी मारा गया, उसका भी सर फटा यहां से, उसको भी ऐसे जानवर की तरह मारा गया। इसलिए फिर मेरे मन में हुई कि जाना चाहिए, और जब प्रशासन पुलिस मुझे रोकने लगी तो मेरे मन में और भय पैदा हो कि ऐसा क्या है यार कि भाई आप हमें रोक रहे हो और वहां इस तरह की बातें की जा रही है कि टुकड़े कर देंगे। आपको तो चाहते कि आप वहां अच्छा माहौल बनाते और कमजोरों की सुरक्षा करते। ये कमजोरों की सुरक्षा के लिए तो तंत्र पूरा, अमीरों की सिर्फ अमीरों की सुरक्षा के लिए थोड़ी, तो कमजोरों की सुरक्षा का भी के लिए है तंत्र। तो तब मेरे मन में और जो है ये पैदा हुआ कि भाई जाना पड़ेगा। तो हमने ये किया कि 29 तारीख की रात को हम लोग निकलने का प्लान हमने बनाया कि अगर पुलिस सुबह रोकेगी, हालांकि कमिटमेंट उन्होंने किया है, तो हम रात को निकल जाते, सुबह दिन निकले हम लोग पहुंचेंगे जैसे जालोर वाले प्रखंड में गए थे, और चल भी दिए हम लोग। लेकिन फिर हम समझा कि हम संवैधानिक पद पे हैं और गैर जिम्मेदारी दिखाएंगे और कल कोई बात हो जाए तो सब लोग कहेंगे कि आपको गैर जिम्मेदारी